अशफाक अहमद शादी से गुरेज़ा थे तो बानो कुदसिया और उनकी वालिदा मिसेस चट्ठा को कुछ बातें नागवार गुजरी। तो अशफाक अहमद ने मिसेस चट्ठा को अपनी सफाई में ख़त लिखते हुए कहा, अगर मैंने शऊरी या गैर शऊरी तौर पर इरादी या गैर इरादी तौर पर आपकी हित्तक की हो या आप लोगों को हेठा समझा हो, तो मेरी दुआ है कि मेरी एक बेटी हो और मेरी आँखों के सामने सरे बाजार उसकी ओढ़नी उतर जाए, चौराहे पर उसकी इस्मत दरी हो और मैं अपनी आँखों से देखूं, मेरी मौजूदगी में भरे मजमे में उसका नीलाम हो, आसमानों से लानतों का नज़ूल हो और ज़मीन से मुझ पर थपकार हो, और खुदा करे कि आप भी ये सब देखने के लिए ज़िंदा रहें। जिस जो में आज अशफाक अहमद की दास्तान-ए-हयात की दूसरी किस्त में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अशफाक अहमद ने बानो कुदसिया से एक आना सिगरेट पीने के लिए मांगा था या साइकिल को पंक्चर लगवाने के लिए। क्या अशफाक अहमद शादी से पहले बानो कुदसिया की वालिदा से माली मदद हासिल करते रहे? मारूफ लिखारी अहमद बशीर ने क्यों अशफाक अहमद का सवानही खाका सिर्फ इसलिए ना लिखा कि वो सच लिखकर उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहते थे? जब बानो कुदसिया की वालिदा घर नहीं हुआ करती थी तो क्या अशफाक अहमद उनके घर डेट मारने जाया करते थे? बानो कुदसिया की वालिदा ने क्यों उन्हें कहा कि सोच लो मरनी की शादी की भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है? और सबसे बढ़कर लिबरल अशफाक अहमद इटली में क्यों नाच सीखते हुए अपनी फीमेल पार्टनर के ऊपर गिर गए? मर्द को खुदा से विसाल का शौक रोज़े अज़ल से रहा है सर, लेकिन हम औरतें क्या करें? इम्पोस्टर्स जो जाली किस्म के पीर होते हैं वो इसी तरह बनते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी तो बेचारे शुरू करते हैं अल्लाह की तलाश में, कि उनको जाकर मजबूर करते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि वो डब्बा पीर बने। कि खुदा न खास्ता मैं खुद सूफी नहीं हूँ, हरगिज़ ऐसी खुदा न खास्ता कोई बात नहीं, मैं तो लिखने वाला आदमी। बाबा जी ने पूछा, पुत पैसे दे दिए? कहने लगे तुसी भी ते दिते विचों ही देने सी, तुसी केड़े पल्लेओं देने सी? इस तरह क्यों आती जाती है हमारे घर? किस तरह जी? जैसे छुपकली शतीरों के अंदर अंदर चलती है। जब तक तुमको कम से कम बुनियादी तबला बजाना नहीं आएगा, आपको डायलॉग डिलीवरी नहीं आएगी। मैंने कहा अगर कोई है बाबा तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश नहीं करूंगा, इसलिए कि आप उसे जिज करने के लिए और ज़लील खार करने के लिए उसका एड्रेस पूछ रहे हैं। कि खुदा न खास्ता मैं खुद सूफी नहीं हूँ, कि खुदा न खास्ता मैं खुद सूफी नहीं हूँ, खुद सूफी नहीं हूँ। कॉलेज में मोहतरमा बानो कुदसिया ने पहली बार अशफाक अहमद को उस वक्त देखा जब वो फीस जमा करवाने के लिए काउंटर पर पहुंची, मगर उनके दरमियान पहली इंटरेक्शन अक्सर मीडिया पर आ चुकी है कि अशफाक अहमद ने गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए एक आना मांगा था। मुमताज़ मुफ्ती अपनी किताब अलग लगरी में ये वाक़या कुछ यूँ लिखते हैं, एक रोज़ मोहतरमा कॉलेज के बरामदे से गुजर रही थी। अशफाक ने सोचा कोई मुनफरिद बात करके तवज्जो तलब करूं। उसने हाथ फैला दिया, एक आना, सिर्फ एक आना। किस लिए? मोहतरमा ने पूछा। सिगरेट पीऊँगा। मोहतरमा ने पर्स खोला, एक अन्नी हथेली पर रख दी। जबकि यही वाक़या मोहतरमा बानो कुदसिया ने अपनी किताब राह रवां में कुछ और अंदाज में लिखा है। मुझे बरामदे में रोककर उन्होंने सवाल किया, आपके पास दवन्नी होगी? जी है। दे दीजिए, मेरी साइकिल पंक्चर हो गई है। मैंने दवन्नी निकाल कर दे दी। बगैर शुक्रिया अदा किए वो चुपके से चले गए। मगर दरअसल हकीकत ये थी कि अशफाक अहमद ने राहो रस्म बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि हकीकतन अपनी ज़रूरत के तहत बानो कुदसिया से एक आना मांगा था। बल्कि इसके बाद भी ये मोहब्बत आगे बढ़ने के साथ साथ ये सिलसिला जारी रहा, बल्कि बाद में इस ताल्लुक़ में मोहतरमा बानो कुदसिया की वालिदा भी आन शामिल हुई। अशफाक अहमद बानो कुदसिया की वालिदा से भी अक्सर ज़रूरत के वक्त पैसे लिया करते थे और मिसेस चट्ठा शायद इसलिए उनकी मदद करती कि उनकी बेटी इस लड़के को पसंद करने लगी है और क्या पता आने वाले वक्त में इस लड़के से उनकी बेटी की शादी भी हो जाए। किस्सा नवीसों ने दरअसल दवन्नी वाला किस्सा बहुत मशहूर कर रखा है। इसे एक शरारती लड़के के लड़की की तरफ बढ़ने का तरीका बताया है, मगर ये भी सच होगा कि अशफाक अहमद बानो कुदसिया की तरफ मुल्तफिक थे, लेकिन दरअसल ये भी सच है कि अशफाक अहमद कॉलेज के दिनों में ज़रूरतमंद भी हुआ करते थे। बानो कुदसिया और उनकी वालिदा से पैसे लेना उनकी मजबूरी भी थी और ये सिलसिला कई साल तक जारी भी रहा। बानो कुदसिया अपनी किताब राह रवां में अशफाक अहमद की तरफ से उनकी वालिदा मिसेस चट्ठा को सितंबर 1952 को लिखे ख़त का हवाला देती हैं।
आप पैसों की फिक्र हरगिज़ न करें। 21 तारीख को जब आप आएंगी तो मुझे 500 रुपये दे दीजिएगा। इससे पहले मुझे एक धेले की भी ज़रूरत नहीं। फ़िलहाल आप मेरी ईदी भी अपने पास ही रखिए, मैं आपसे दस्ती वसूल करूँगा। मनी ऑर्डर ना कीजिएगा। अच्छी चीज़ है लेकिन बजांद रोड वाले अच्छे लोग नहीं। बहरी कैफ जो जी में आए कीजिए। इसी तरह अशफाक अहमद जब इटली की यूनिवर्सिटी में नौकरी करने गए तो तब भी ये सिलसिला जारी रहा। किताब राह रवा में अशफाक अहमद की तरफ से मिसेस चट्टा को लिखा हुआ खत मुलाहिजा हो। आपके 150 रुपये मुझे बहुत दिन हुए मिल गए, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। काकी के साथ मेरा हिसाब चलता है। काकी यानी बानो कुदसिया। आप खुदा के लिए ईद वगैरह के तोहफे का सवाल पैदा न कीजिए, मैंने इससे मांगने थे। आपसे तो मैं इस कदर शर्मिंदा हूँ कि ख़त भी नहीं लिख सकता। और अम्मी आपने ये क्या किया? फादर को 100 रुपये और दे दिए। मेरे पास तो बहुत सी रकम जमा हो गई है। अब तो मुझे चाहिए कि आपको ईद पर कुछ भेजा करूँ, उल्टा आप मुझे दिए जा रही हैं। सचमुच मुझे इस वक्त रुपए की ज़रूरत नहीं। देखिए जब पड़ी थी मैंने आपसे मांग लिया था। खुदा के लिए मुझे शर्मसार ना कीजिए, वाकई मैं किसी जोगा नहीं। मोहतरमा बानो कुदसिया और उनकी वालिदा मोहतरमा मिसेस चट्टा बड़े लोग थे। इस कहानी के बाकी बड़े लोग तो दुनियावी तरक्की के लिए मजहबी मंजन बेचने लग गए, मगर मिसेस चट्टा से जितना भी तारुफ हासिल करें वो एक शानदार किरदार मालूम होती हैं, बल्कि इस कहानी के बाकी तमाम किरदारों के बरक्स वो ना सिर्फ मामला फ़ैन थी बल्कि जेन्युइन भी थी। जैसे इस ग्रुप में अहमद बशीर एक जेन्युइन किरदार थे जिन्होंने कभी मजहब और रूहानियत फरोशी की इस दुकान के फट्टे पर बैठने की कोशिश नहीं की। अहमद बशीर से जब एक बार पूछा गया कि आपने अपनी सवानही खाकों की किताब जो मिले थे रास्ते में अशफाक अहमद का खाता क्यों नहीं लिखा, तो उनका कहना था कि वो अशफाक अहमद के बारे में लिखना चाहते थे, लेकिन अगर वो सच लिखते थे तो उनके दोस्त नाराज़ हो जाते और उन्हें बुरा लगता। दरअसल अहमद बशीर अशफाक अहमद की जमहूरियत से दुश्मनी, आमिरों से मोहब्बत और एजेंसियों से ताल्लुक़ की कहानी लिखने से गुरेज़ा थे, जो उस दौर के तमाम अदीब और सहाफ़ी जानते हैं, मगर बताने की हिम्मत किसी ने नहीं की। और इसी ताल्लुक़ और इसके सम्राट मैं आगे चलकर आपको इस कहानी में बताने की कोशिश करूँगा। कुदरतुल्लाह साहब के खाके में उन्होंने अशफाक अहमद का सरसरी ज़िक्र ज़रूर किया, मगर इस छोटे से ज़िक्र में उन्होंने सारी हकीकत खोल कर बयान कर दी। मुलाहिज़ा हो, अशफाक अहमद ये सब कुछ नहीं जानता, वो तारीख़ के जबर से नाआशना है। उसका ख्याल है कि ये सारी शोरिश चंद शोरिश पसंद सोशलिस्टों की फैलाई हुई है जो खामखा ज़मींदारों के दुश्मन हैं। अशफाक अहमद एक हुनरमंद मिडिल क्लासिया है जो अदब और तख्लीकी अमल से सिर्फ अपने ख्यालात के प्रचार का काम लेता है, और प्रोपेगेंडे की खातिर उसने अदब को तर्क कर दिया जिसकी सलाहियत इसमें बेपाया थी। चूँकि उसकी झोली मोतियों से भरी है, इसलिए उसको पढ़ने और देखने वाले ऐसे भी हैं जिनको बाद में गुस्से से तप चढ़ जाता है। अशफाक को कुछ दिया है और मुमताज़ मुफ्ती को कुछ नहीं दिया, तो उसकी वजह भी यही है कि अशफाक अहमद मुमताज़ मुफ्ती के मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा जफाकश है। वो किसी चीज़ को हासिल करने का फ़ैसला कर ले, उसके लिए उसे उम्र भर एक टांग पर खड़ा होना पड़े तो वो खड़ा रहेगा। मुमताज़ मुफ्ती से तो इतना भी नहीं हो सकता कि वो 5 वक्ता नमाज ही पढ़ ले। गवर्नमेंट कॉलेज में मगर अशफाक अहमद और बानो कुदसिया की मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। इस कहानी को समझने और इस शानदार जोड़े के खूबसूरत ताल्लुक़ का मज़ा लेने और इससे कुछ सीखने के लिए आपको रूहानियत और उनके बापों के तसव्वुर से कुछ वक्त के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। और अशफाक अहमद की बापों की इस दुनिया से बाहर लाने के लिए मैं आपको अशफाक अहमद का एक मुख्तसर तारुफ करवाता हूँ, ताकि आप उस वक्त के अशफाक अहमद को समझ सकें। ये कितने लिबरल और एडवांस लोग थे इसका अंदाज़ा आप इस समर से लगाएं कि अशफाक अहमद जब रोम गए तो ना सिर्फ वो अपनी होने वाली सास और अहलिया से माली मदद भी लिया करते थे, बल्कि रोम में अपने शब रोज़ का अहवाल भी उनसे डिस्कस किया करते थे। किताब राह रवा में अशफाक अहमद के मिसेस चट्टा को लिखे ख़त का अहवाल कुछ यूँ है। मैंने नाच सीखना शुरू किया था, लेकिन वो लड़की जो मेरी पार्टनर बनती थी उसकी टांगे और टखने छिल गए। बेचारी तौबा कर गई और मेरा नाच अधूरा रह गया। उस्तानी ने कहा तू मेरे साथ नाचा कर। एक दिन उसके साथ नाचा तो नीचे उस्तानी और ऊपर मैं।
जब बानो कुर्सिया ने गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया तो उस वक्त मिसिस चट्टा मैक्लेगन कॉलेज की प्रिंसिपल थी। उसी से मुल्हिका सरकारी घर में उनकी रिहाइश थी, मगर फिर मिसिस चट्टा का तबादला बतौर इंस्पेक्ट्रेस ऑफ स्कूल शेखपुरा हो गया तो बानो कुर्सिया और उनके भाई को सांदा कलां लाहौर में एक किराए के घर में रहने के लिए जाना पड़ा। यहाँ पर पार्टीशन में लूटने वाली एक खातून और एक और किरदार लालू उनके घर में बतौर मुलाजिम रहने लगे। गवर्नमेंट कॉलेज में पंचर लगाने के लिए आना लेने के साथ साथ किताबों के तबादले का आगाज़ हो चुका था, मगर ये ताल्लुक ज़्यादा उस वक्त बढ़ा जब मिसिस चट्टा ने 24 केनाल पार्क वाला घर किराए पर लिया तो बानो कुर्सिया और उनके भाई रेजी अपने मुलाजमीन के साथ इसी घर में रहने पहुंच गए। बानो कुर्सिया की वालिदा ने उन्हें सख्ती से मना कर रखा था कि जब वो घर पर ना हो तो किसी दोस्त को या अजनबी को घर नहीं बुलाना, मगर बानो कुर्सिया ने अपनी वालिदा के इस हुक्म की तामील नहीं की। सूरत हाल कुछ वैसी थी कि नहर वाले घर में दोनों बहन भाई यानी कुर्सिया और रेजी अकेले रहा करते थे। छुट्टी के दिन उनकी वालिदा भी आ जाया करती थी और इसी घर में अशफाक अहमद भी अक्सर बानो कुर्सिया से डेट मारने जाया करते थे। क्योंकि अब वो बाबे बन चुके हैं तो उनसे मुताल्लिक ये बात लोगों को हजम करना मुश्किल है, मगर जब आपका किसी से मुआशका चल रहा हो और उसकी अम्मी घर पर ना हो और आप उससे अकेले में मिलने जाएं तो इसे डेट ही कहा जाता है। मुमताज़ मुफ्ती ने अपनी किताब अलख नगरी में ऐसी ही एक मुलाकात का नक्शा कुछ यूँ बांधा है। फिर एक रोज़ नहर वाले बंगले का राज खुल गया। मुझे कहीं जाना था। अशफाक बोला मैं तुझे छोड़ आता हूँ, रास्ते में मुझे एक छोटा सा काम है। हम दोनों मोटरसाइकिल पर चल पड़े। नहर वाले बंगले पर उसने मुझे नहर के किनारे उतार दिया। कहने लगा तू यहाँ इंतज़ार कर, मैं अभी आया। आधे घंटे के बाद वो बाहर निकला तो खिड़की में शीशे के पीछे काली बिल्ली खड़ी थी। यहाँ पर काली बिल्ली यानी बानो कुर्सिया की बात हो रही है। इन्हीं मुलाकातों में अशफाक अहमद और बानो कुर्सिया की कुर्बत का जब उनकी वालिदा यानी मिसिस चट्टा को मालूम हुआ तो एक समझदार खातून की तरह ना सिर्फ उन्होंने अशफाक के जिक्र पर नागवारी का इजहार न किया बल्कि समझदारी से इस मामले को डील करने की कोशिश की और इसके साथ साथ अपनी साहबजादी को इसके मुमकिना असरात और ख़तरात से आगाह करना भी ज़रूरी समझा। बानो कुर्सिया अपनी किताब राह रवां में लिखती हैं, मुझे सलीका शार बनाने के दौरान एक रोज़ उन्होंने कहा मेरे पास इस वक्त 2 रिश्ते हैं। बसों का सरकारी नेटवर्क नया खुला है, वो इसका करता धरता है। दूसरे एक कर्नल हैं। ये रिश्ता तुम्हारी सहेली महमूदा मंजूर लाई है। फैसला कर लो, ज़ुबानी ना बता सकूं तो महमूदा के ज़रिए बता देना। मैंने जुर्रत करके कहा मुझे अगर शादी करना है तो अपनी मर्ज़ी की करना होगी। अगर बावजूद वहाँ मेरी शादी ना हो सकी तो मैं सारी उम्र नौकरी करूँगी। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन में उर्दू की लेक्चरार बन जाऊँगी, कनेड में पढ़ा लूँगी। उन्होंने मेरी मर्ज़ी ना पूछी और शान से बोली देखो काकी, जब भी आदमी अपनी मर्ज़ी करता है उसे कुछ कीमत भी अदा करनी पड़ती है। अच्छी तरह काटते वक्त सोच लो, भारी कीमत अदा कर लोगी। अशफाक अहमद और बानो के ताल्लुक में अब मिसिस चट्टा की एंट्री भी हो चुकी थी। दूसरी तरफ अशफाक के घर तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि वो केनाल पार्क में एक घर में जाता है जहां पर उसका शादी का मंसूबा है। अशफाक के वालिद कतन इस शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे और शायद यही वजह हो कि अशफाक कई साल तक बानो कुर्सिया को शादी के लिए टालते रहे और इस दौरान कई ऐसे मौक़े आए जब मिसिस चट्टा को ये लगा कि शायद अशफाक टाइम पास कर रहे हैं और वो उनकी बेटी से शादी नहीं करेंगे। किताब राह रवां में अशफाक अहमद की तरफ से मिसिस चट्टा को लिखे ख़त में अंदाज़े बयान मुलाहिज़ा हो। उनके इस्तफसार पर काकी यानी बानो कुर्सिया ने बताया कि अशफाक को हर घड़ी मेरी और मेरे घर वालों की तज़लील मकसूद होती है और वो जानबूझकर उनकी बेइज्जती करता है। मैं आपको उस वक्त से अम्मी कहता रहा हूँ जब मैंने आपको देखा भी नहीं था और मैं आपको उस वक्त तक अम्मी ही समझता रहूँगा जब आप मुझे देखा ना करेंगे। अगर मैंने शऊरी या गैर शऊरी तौर पर इरादी या गैर इरादी तौर पर आपकी हित्तक की हो या आप लोगों को हेठा समझा हो तो मेरी दुआ है कि मेरी एक बेटी हो और मेरी आंखों के सामने सरे बाजार उसकी ओढ़नी उतर जाए, चौराहे पर उसकी इस्मत दरी हो और मैं अपनी आंखों से देखूं, मेरी मौजूदगी में भरे मजमे में उसका नीलाम हो, आसमानों से लानतों का नज़ूल हो और ज़मीन से मुझ पर थपकार हो और खुदा करे कि आप भी ये सब देखने के लिए ज़िंदा रहें।
जस्तजू में अशफाक अहमद की दास्तान हयात का सिलसिला जारी है। तीसरी किस्त में हम आपको अशफाक अहमद और मुहतरमा बानो कुदसिया की मोहब्बत और शादी की दिलचस्प कहानी के साथ साथ ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि शादी पर अशफाक के घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल था और शादी में मददगार बनने पर अशफाक के भाई इफ्तिखार को ख़ानदान समेत क्यों घर से निकाल दिया गया। अशफाक अहमद ने कब बापों की दुनिया में एंट्री ली और इसकी वजह और मजबूरी क्या थी। अशफाक अहमद की माली हालत बेहतर करने में जनरल अयूब के मार्शल लॉ और कुदरतुल्लाह शहाब का क्या किरदार था। अशफाक अहमद ने कैसे जनरल अयूब के मार्शल लॉ की हिमायत में सब असूल बुला दिए और जनरल अयूब की टीसियाँ करने में सब पर बाजी ले गए। और सबसे बढ़कर क्या अशफाक अहमद मज़ारों पर अपने ड्रामों और किताबों के लिए वन लाइनर, टैग्स लाइन और मरकज़ी ख्याल चोरी करने के लिए जाया करते थे। अगर आपको जस्तजू की ये वीडियो पसंद आई है और आप हमारी दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।